हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में एक बहुत ही अच्छा एक एग्ज़ाम हुआ है, जो एक प्रवेश परीक्षा उसको कहते हैं। और वो प्रवेश परीक्षा की बात करें तो बीएसटीसी, जो प्री बीएसटीसी 2024 से उसकी एक प्रवेश परीक्षा हुई है और उसका अभी एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि बहुत से स्टूडेंटों की ये क्वेरी रहती है कि एग्ज़ाम तो दे लिया, लेकिन उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में एक क्यूरोसिटी बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है कि सर कितने नंबर आ सकते हैं, क्या पेपर हमारा अच्छा हुआ है तो कहाँ से इसका मिलान करें। तो प्यारे साथियों, आज हम उस पेपर का पूरा विश्लेषण बहुत ही सत्यता के साथ हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें आप सभी को हिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी, जैसे कि अपन कहते हैं कि जीके, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी और इंग्लिश, इन सभी को आपको पार्ट वाइज एक एक पार्ट में, जैसे कि इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है जनरल नॉलेज का पूरा विश्लेषण, उसके बाद इससे अगला लेक्चर जो आपके पास होगा उसमें मेंटल एबिलिटी, ऐसे करके आपको सभी जो है एक एक करके आपको सारे मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इस लेक्चर में आपको जनरल नॉलेज का पूरा विश्लेषण मिलेगा, जिसमें आपके पूरे 50 क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छे से पूरी सत्यता के साथ इस तरीके से विश्लेषण करवाया जाएगा कि एकदम यूँ समझ लीजिए कि ऑफिशियल आंसर की से पूरा हुबहू आपका मिलान होगा। और ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि हम 99.99% हम हमारी सत्यता के साथ बात करेंगे। कुछ परसेंट, जैसे कि 0.01% हम कहें कि सर इसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो ऑफिशियल आंसर की में जो अंतिम हमारा आंसर माना जाएगा वही हमारा सत्य होगा। तो हम एक मोटे सा बड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि सर हमारा कितना स्कोर रहा और क्या इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हमें हमारा कॉलेज आवंटित हो पाएगा या नहीं। और मैं जल्द इसके लिए आपको इसका कट ऑफ भी विश्लेषण करूंगा, कट ऑफ के बारे में। तो मैं अब जो हमारे जीके की फैकल्टी है उसको बुलाना चाहूँगा और उनसे जो है हमारे जीके का पेपर का विश्लेषण करवाना चाहूँगा। तो प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे से अपना पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए और अपने जो है सही गलत का जो आंसर है वो मारते रहिए और पता करिए कि कितना आपने स्कोर किया है अच्छा इस जीके वाले पोर्शन में। तो आइए सर। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका अपने इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने जो पेपर दिया वो अच्छा गया होगा और अच्छे होंगे। अगर किसी का भी पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगली बार भी हम क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। मैं सीधे आपको एनालाइज कराने की कोशिश करूँगा अपने इस पेपर की। अगर मैं बात करूँ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की, तो जनरल नॉलेज के अंदर जो अपने 4 पार्ट आते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर दोनों के जो क्वेश्चन हैं उनको एनालाइज करवाने वाला हूं। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के क्वेश्चनों की, तो अपना क्वेश्चन नंबर 53वां है। क्वेश्चन नंबर 53वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, कुंवारा किला का मतलब वो किला होता है जिस किले के अंदर अटैक नहीं हुआ हो या फिर जिस किले में युद्ध नहीं हुआ हो, तो वो किला अपना है बाला किला। कौन सा किला? बाला किला, जो कि अलवर के अंदर मौजूद है। अलवर के अंदर जिनके जो बाला किला है, वो बाला किला एक ऐसा किला है जिन्हें कुंवारा किला भी कहा जाता है, 52 दुर्गों का चहेता किला भी कहा जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है 54वां। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? यहाँ पर शताब्दी पूछी गई है। सर वो देखना उधर, यहाँ पर शताब्दी पूछी गई है कि किस शताब्दी की रचना है। तो मैं बात करूँ अगर शताब्दी की, तो शिशुपाल जो वध है उनके जो रचयिता थे वो महाकवि माघ थे। और महाकवि माघ का जो कार्यकाल था, या फिर जो मैं कह सकता हूँ कि महाकवि जो माघ थे वो लगभग 8वीं शताब्दी के लगभग थे। कई किताबों में 8वीं, कई किताबों में 9वीं शताब्दी बताते हैं,
लेकिन जो एक्चुअल डेट है वो 8वीं शताब्दी है। तो हमारा आंसर 8वीं शताब्दी हो, क्योंकि 9वीं शताब्दी दे नहीं रखा है, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो 8वीं शताब्दी होगा। अगर मैं आगे बात करूं तो ये पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो कि सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो टीचर है, फैकल्टी हमारे पास, वो आपको अच्छे से समझाएगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आधुनिक राजस्थान से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी। यहाँ पर नहीं थी पूछा गया कि किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी, यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी। उस 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियाँ मौजूद थी। 6 सैनिक छावनियों के अंदर नीमच के अंदर सैनिक छावनी मौजूद थी, देवली के अंदर थी, नसीराबाद के अंदर थी, लेकिन शाहपुरा एक ऐसी जगह है जहां पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी मौजूद नहीं थी। बाकी नसीराबाद, देवली और नीमच के अंदर थी। हालांकि देवली के अंदर विद्रोह नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो होगा शाहपुरा। अगर मैं आगे बात करूं, प्रश्न नंबर 59वां, जो कि ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, बताया गया है कि निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। मिर्जा राजा मुगलों द्वारा दी गई एक उपाधि है। दरअसल मुगलों के पास पहले मिर्जा की उपाधि हुआ करती थी। जब बाबर भारत में आया था उससे पहले उनके पास मिर्जा की उपाधि थी, लेकिन भारत में आने के बाद, युद्ध जीतने के बाद, उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण कर ली और कलंदर की उपाधि धारण कर ली। ये सारी बातें मैंने आपको जब डिटेल के अंदर पढ़ाया था तब बता दिया था, और आगे हम डिटेल के अंदर बताएंगे। यहाँ पर केवल प्रश्नों का एनालाइज करने वाले हैं। तो जब बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी, उसके बाद में अकबर ने, जो अपने जयपुर राजघराने के जो शासक हुआ करते थे, उनको एक उपाधि दी, और वो उपाधि थी मिर्जा की उपाधि, जो कि अपनी उपाधि उन्होंने दे दी। तो इसका जो अपना सही आंसर होगा वो जय सिंह होगा। कई किताबों के अंदर मान सिंह भी देखने को मिलता है। मान सिंह को भी मिर्जा की उपाधि दी गई थी, लेकिन इतिहासकार मान सिंह को मना करते हैं, क्योंकि मान सिंह को एक उपाधि और दी गई थी, वो थी फरजंद। फरजंद की उपाधि मान सिंह के लिए मानते हैं, जबकि मिर्जा की जो उपाधि है वो जय सिंह के लिए मानते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो अपना अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहां पर नहीं है पूछा गया है। अगर युग्म पूछता कि कौन सा युग्म सही है, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं कि जल्दबाजी के अंदर नहीं को देखना छोड़ देते हैं और सीधे ही देखते हैं कि कौन सा युग्म सम्मिलित है, देखते हैं कि यह युग्म सम्मिलित और टिक कर देते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो मतलब वो हमें युग्म ढूंढना है जो इनसे मिलता हुआ नहीं है। अगर मैं बात करूँ भाषा से रिलेटेड है, कल्चर का पार्ट है, भाषा, बोली और भाषा से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं अलवर के अंदर, तो अलवर के अंदर बोली जाती है मेवाती भाषा। झुंझुनू के अंदर जो शेखावाटी का पूरा एरिया है, शेखावाटी के अंदर शेखावाटी बोली जाती है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इस क्षेत्र को हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, और उस जगह पर जो बोली जाती है वो बोली जाती है हाड़ौती। लेकिन भरतपुर के अंदर ढूंढारी नहीं बोली जाती है। जो ढूंढारी अपनी बोली जाती है वो जयपुर के अंदर बोली जाती है। कौन सी जगह? जयपुर और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। भरतपुर के अंदर मेवाती ही बोली जाती है। अलवर और भरतपुर दोनों क्षेत्रों में मेवाती ही बोली जाती है। तो अपना जो नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा भरतपुर। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार के, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफा स्थित है? प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित है। अगर मैं गुफाओं की बात करूं तो कोलवी की गुफाएं है वह अपने झालावाड़ के अंदर स्थित है। अगर मैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? हिंदी माह का मतलब होता है कि हिंदू कैलेंडर वो अपना होता है जिसके अंदर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, साढ़, सावन, ऐसा कुछ जो महीने आते हैं वो हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर होता है। और हिंदू कैलेंडर के अंदर गणगौर मनाई जाती है।
गणगौर कब मनाई जाती है? तो कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगौर, यानी कि तीज के अंदर, हिंदू कैलेंडर के अंदर जो तीज आता है उस पर त्योहारों की वापसी होती है, लेकिन गणगौर के बाद में त्योहार लगभग खत्म हो जाते हैं। तो वो महीना आता है अपना चैत्र का महीना। कौन सा महीना? चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है और सर्वाधिक लंबा चलने वाला त्यौहार भी गणगौर ही है। अगर मैं आगे बात करूं तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वह बम नृत्य निकटता से किस जिलों से संबंधित है? बम नृत्य ब से बम, ब से भरतपुर। भरतपुर के अंदर बम नृत्य किया जाता है, जो कि फसल कटने के बाद में किसानों के द्वारा किया जाता है। तो भरतपुर से रिलेटेड है, भरतपुर क्षेत्र के आसपास का, यानी कि अलवर और भरतपुर। जो अपना आंसर होगा वो अलवर और भरतपुर होगा। निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5 पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी के 5वां पुत्र, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी के जो 5वां पुत्र है वो जमनालाल बजाज को कहा गया है। किसको कहा गया है? जमनालाल बजाज को कहा गया है। जो अपना अगला क्वेश्चन होगा वो होगा राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? सीधे सट उठाकर वहीं से रख दिया। सीधा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सीधा सा है कि नसीराबाद से हुई थी, क्योंकि 31 मई को क्रांति करने की बात कही गई थी, लेकिन मेरठ के अंदर विद्रोह हो जाता है। विद्रोह के बाद में अंग्रेज उनके शासकों द्वारा कहते हैं कि राजस्थान के शासकों को अपने अपने क्षेत्र में तुम शांति बनाए रखना। तो वो अपने जो बटालियन होती है उनको उल्टा सीधा कहते हैं। मैंने पूरी बात आपको जब बताई भी थी, जब पढ़ाया था, उसके अलावा और मैं डिटेल से बताऊंगा जब आपको पूरी बात बताऊंगा। लेकिन जब विद्रोह होता है तो यहाँ पर नसीराबाद के अंदर विद्रोह छिड़ जाता है। तो 1857 के आरंभ जो हुआ था वो होता नसीराबाद के अंदर। अगर मैं आगे बात करूं तो हम केवल हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो टीचर हैं हमारे वो अच्छे से आपको एनालाइज करवा देंगे। निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है? विजय सिंह पथिक से नहीं है। तो विजय सिंह पथिक से रिलेटेड जो कौन से यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो मतलब विजय सिंह पथिक से जो रिलेटेड जो भी अखबार है वो तो है, लेकिन जिसके अंदर विजय सिंह पथिक किसी न किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, उन अखबारों के बारे में हमें बताना है। तो राजस्थान केसरी की अगर मैं बात करूं तो विजय सिंह पथिक से संबंधित है। नवीन राजस्थान भी विजय सिंह पथिक से संबंधित है। तरुण राजस्थान भी विजय सिंह पथिक से संबंधित है। लेकिन राजस्थान ज्योति एक ऐसा अखबार है जो विजय सिंह पथिक से संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो और हिस्ट्री और कल्चर के जो और क्वेश्चन है उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो अपना अगला क्वेश्चन है 73वां, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। सामेला प्रथा, सामेला यानी मिलना, सामेला यानी मिलना। तो मिलना संबंधित है वह अपने विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह से। एक्चुअल में होता क्या है कि जब वर पक्ष की बारात डेरे के ऊपर पहुंच जाती है, वर पक्ष जब डेरे के ऊपर यानी कि वधु पक्ष के पास में पहुंच जाते हैं तो वधु पक्ष वाले अपने सगे संबंधियों को आदर सत्कार करने के लिए उनके डेरे पर जाते हैं। जो प्रथा है उस प्रथा को हम सामेला प्रथा कहते हैं, जो कि विवाह से संबंधित है। अगर मैं आगे बात करूं तो बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है।
तो कौन कौन सा कथन सही है वो हम देख लेंगे। बादल महल का निर्माण परेवा लाजवरत पत्थरों से हुआ है, ये भी सही है। ये गेब सागर झील के किनारे स्थित है। ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। ये उदयपुर का शानदार महल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये उदयपुर का शानदार महल है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो वो हमें देखना है जो इससे रिलेटेड नहीं है। अगर मैं बात करूँ आगे तो अपना ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अपना जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, वो पूछा गया है निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। चूहों का मंदिर वो है अपना करणी माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? करणी माता का मंदिर, जो देशनोक बीकानेर के अंदर मौजूद है। देशनोक बीकानेर के अंदर मौजूद है और इन्हें चारणों की कुल देवी भी कहते हैं। चारणों की कुल देवी भी कहते हैं करणी माता, जिन्हें चूहों के मंदिर के रूप में या फिर चूहों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अगर मैं आगे प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न नंबर 77 जो होगा, निम्न में से किस कला में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को, किसको? श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। पद्म श्री पुरस्कार से किसे नवाजा गया? वो अगर मैं बात करूं तो श्रीलाल जोशी को नवाजा गया था। लेकिन किस कला के अंदर, कौन सी विद्या उनके अंदर मौजूद थी? तो वो थी फड़ पेंटिंग। फड़ चित्रकला या फड़ पेंटिंग से रिलेटेड है, संबंधित है। अगला जो अपना क्वेश्चन होगा वो होगा रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि रानी दादी सती माता, तो रानी दादी सती माता का जो मंदिर है सबको पता है ऑफिशियली, वो झुंझुनू के अंदर मौजूद है। कौन सी जगह? झुंझुनू के अंदर मौजूद है। अगर मैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। चित्तौड़ किले का निर्माण जो करवाया गया है वो करवाया गया है अपने चित्रांगद मौर्य, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पुस्तक और उसके लेखक को निम्नांकित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हरिकेली नाटक जो लिखा गया था संस्कृत के अंदर, वो लिखा गया था विग्रहराज द्वारा, ये भी सही है। रसिक प्रिया की टीका लिखी गई थी महाराणा कुंभा द्वारा, ये भी सही है। गौरा बादल की चौपाई जो लिखी गई थी वो हेमरतन सूरी, ये भी सही है। लेकिन आनंद विलास हरिभूषण द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि आनंद विलास लिखी गई थी जसवंत सिंह या उनके दरबारिया कार्यकाल में लिखी गई थी। अगर मैं आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 83, जो कि वही अपना आधुनिक राजस्थान से संबंधित है। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो वो की थी गोविंद गुरु गिरी ने। किन्होंने की थी? गोविंद गुरु गिरी ने की थी। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कल्चर से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, दाबू प्रिंट, आजम जाजम प्रिंट, इन सारी प्रिंट के लिए, आजम जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, इन सारी प्रिंटों के लिए जो संबंधित है वो है छीपों का अकोला चित्तौड़गढ़। तो अकोला चित्तौड़गढ़ अपना आंसर सही हो जाएगा। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? यहां पर पूछा गया कि शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ। तो मंडन कौन था? जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया था, उनका जो प्रमुख शिल्पी था वो मंडन था। अच्छा, मंडन था, वो महाराणा कुंभा जो थे उनका भी प्रमुख जो शिल्पकार था वो मौजूद था।
लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि आगमन हुआ है। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आगमन पूछा गया है, आगमन क्या है? आगमन है, इसका मतलब है कि या तो महाराणा कुंभा के टाइम पर आया होगा या फिर महाराणा कुंभा जी से पहले आया होगा। अच्छा, अगर मैं कुंभा जी से पहले देखूं तो कहीं पर भी मुझे ऐसा कोई बड़ा शासक नजर नहीं आता है जो कुंभा जी से पहले मौजूद था। राणा हमीर सिंह जरूर हमें मिलता है, लेकिन राणा हमीर सिंह जो थे वो कुंभा जी के दादा के भी दादा थे, क्योंकि कुंभा जी के बाप का नाम, पिताजी का नाम मोक्कल थे, उनके पिताजी का नाम राणा लाखा था। उनके पिताजी आगे अगर मैं देखता हूं तो फिर मिलता है मैं राणा में, तो कोई व्यक्ति इतने समय तक जिंदा नहीं रह सकता। अगर राणा संग्राम सिंह जो थे, राणा सांगा, वो तो कुंभा जी के पोते थे, और मान सिंह का तो नाम कहीं ना कहीं मिलता है, वो नीचे ही मिलता है, प्रताप से भी नीचे मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम कुंभा को ही मानेंगे। इस आगमन को देखकर कंफ्यूज ना हो कि पहले आया होगा लेकिन कुंभा जी के समय बन गए होगा, नहीं, ओनली कुंभा जी ही आंसर हमारा है, क्योंकि इनसे पहले अगर कोई शासक है तो राणा हमीर जी है, और राणा हमीर जी बहुत पहले के थे। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अगर मैं आगे बात करूं तो अपना जो और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान के निम्नांकित नर जातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? यहाँ पर पूछा गया चरी नृत्य, तो चरी नृत्य गुजरों से रिलेटेड है, गुजर जनजाति से रिलेटेड है चरी नृत्य। राजस्थान की पहली नहर, अच्छा ये ज्योग्राफी का सर बता देंगे। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो अगर बात करूं तो साधु सीता रामदास बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे, चौधरी यासीन खान मेऊ किसान आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन भोजी लंबरदार ये घड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो अपना आंसर हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 93, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सागरमल जो गोपा जी थे वो जैसलमेर से रिलेटेड थे, यानी कि ये अपना सही है। प्रताप सिंह बहारड़ जो थे वो शाहपुरा से संबंधित थे, ये भी अपना सही है। रूपा जी जो धाकड़ थे वो बेगू से रिलेटेड थे, बेगू किसान आंदोलन जब हुआ था, जब रूपा जी धाकड़ शहीद हुए थे, ये भी अपना सही है। लेकिन नानक जी भील है वो डूंगरपुर से संबंधित नहीं है। जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नानक जी भील। राय बुढ़िया खेला पात्र कल्चर से संबंधित है, ये जो लोक नाट्य होते हैं लोक नाट्य से संबंधित है। तो राय बुढ़िया खेला जो पात्र है वो गौरी है, गौरी जो लोक नाट्य है उसका एक पात्र है राय बुढ़िया। अगर मैं बात करूं आगे तो क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर होगा, निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम का प्रकाशन होना शुरू हुआ? तो अगर मैं उस टाइम की बात करूं लगभग 1885 की, तो लगभग सारे अखबार जो थे वो अजमेर से ही निकले थे, और जो इनकी केंद्र थी जो धुरी थी वो भी अजमेर ही थी। तो अपना आंसर अजमेर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी चंद्रबरदाय के द्वारा, पृथ्वीराज के जो दोस्त थे चंद्रबरदाय उनके द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, लोंगेवाला वार मेमोरियल ये अपने कल्चर से रिलेटेड है, इसका आंसर होगा लोंगेवाला वार मेमोरियल है वो अपने जैसलमेर के अंदर मौजूद है। एक क्वेश्चन और है कि किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना गया है? कौन सा ऐसा लोक देवता है जिसे शेषनाग का अवतार माना गया है?
तो अपने कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता का अवतार माना गया है। देखिए दोस्तों, मैंने हिस्ट्री और कल्चर दोनों के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब अपनी बची ज्योग्राफी और पॉलिटी, उनके जो क्वेश्चन हल करवाने वाले हैं वो अपने ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो टीचर हैं वो आएंगे और वो फैकल्टी आपको उन क्वेश्चनों को हल करवाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो अपने चल रहा है सर बीएसटीसी के, अभी जो एग्ज़ाम लगी थी अपने 30 जून को एग्ज़ाम बीएसटीसी प्री बीएसटीसी की, तो उसके हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चनों के आंसर सर ने बता दिए। उसके बाद में हम हल करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी तथा पॉलिटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम 51 नंबर वे प्रश्न से। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 क्या रहे, इसके अंदर दे रखा है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी, क्या बोलते हैं इसको अगर इंग्लिश में बोले तो एससी शेड्यूल कास्ट, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, पहले में ए के अंदर लोकसभा में 4 दे रखा है, विधानसभा में 34 दे रखा है। दूसरा वाला है इसके अंदर लोकसभा में 3, विधानसभा में 25, लेकिन बच्चों ये वाला एसटी के लिए है। इसके अंदर सही आंसर होगा अपना ए वाला। इसके अंदर लोकसभा के अंदर एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व की गई है तथा विधानसभा के अंदर 34 सीटें रिजर्व की गई है। 4 सीटों के अंदर पहली सीट है अपनी गंगानगर, दूसरी बीकानेर जहां से अपने मंत्री जी बने हैं अब की बार, लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं। 2 सीटें तो है पश्चिमी राजस्थान की। उसके बाद में अगली 2 सीटें वो है पूर्वी राजस्थान की, जिसके अंदर आता है करौली धौलपुर। चौथी सीट है भरतपुर। तो 4 सीट, ये 4 सीट तो है लोकसभा के अंदर तथा 34 सीट है विधानसभा के अंदर। तो सही आंसर क्या हुआ इसके अंदर, ऑप्शन ए कि 4 लोकसभा में 34 विधानसभा में। दूसरा प्रश्न है 52 नंबर का, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि व उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर निर्भर करता है। इसके अंदर एक नहीं पूछा कि कृषि से संबंधित कितनी है, उससे जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां है ना उस पर भी निर्भर करती है। इसके अंदर अपना आंसर सही होगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर दे रखा है 62%। इसके अंदर अगर क्लियर रूप से देखा जाए तो कृषि के अंदर 45% जनसंख्या करती है और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों के अंदर 17% तथा टोटल 62%। तो इसका आंसर क्या हुआ अपने 62%, ऑप्शन डी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 55, ये भी जनसंख्या से ही है वापस। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कि तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है जो राजस्थान के अंदर निवास करता है। अगर पहले धर्म के अंदर देखा जाए तो हिंदू, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक हिंदू धर्म है जो 88.49% है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम धर्म है जो 9% है। तीसरा सिख है 1.27% है।
तो तीसरा सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सिख धर्म। तो इसके लिए अपने आंसर क्या हुआ? सही आंसर, सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद में है 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन है पॉलिटी का। इसके अंदर दिया हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में क्या आता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 4। 4 कब कब? 1967, 1977, 1980, 1992। ये 4 बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं अपने। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। 61 प्रश्न के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 61 में है कि राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? कि इतने इजी प्रश्न दे रखे, डायरेक्ट पूछे हुए प्रश्न है ये। डायरेक्ट पूछ लिया कि राजस्थान का कौन सा भाग मरुस्थल है, कौन सा भाग रेगिस्तान है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी भाग। ये जैसे अपने राजस्थान का, ये अपने राजस्थान का मैप है, तो इसका ये पश्चिमी वाला भाग, कौन सा? पश्चिम वाला भाग रेगिस्तान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम। उसके बाद में आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अगला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन। उसके अंदर क्या दे रखा है वो देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न के अंदर दे रखा है कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता यह होती है कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और ये अपने पाए जाते हैं जोधपुर जैसलमेर के अंदर। तो 67 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन संख्या डी, जोधपुर जैसलमेर। उसके बाद में आते हैं अपने क्वेश्चन संख्या 69 पे, और यह राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? अब अपने क्या है, बच्चे जो पढ़ते हैं प्रश्न वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लगाया डायरेक्ट, वो ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर नहीं है या है क्या है। अगर रियल में अगर अपने ये नहीं को देखेंगे तब जाके अपने को अच्छी तरह से पता चल पाएगा। उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा शेखावत है, पता चलेगा भारत के राष्ट्रपति थे तो उपराष्ट्रपति थे भारत के, कि भारत के उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है। लेकिन अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, भारत के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 1980 में, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे। तो इसका अपने सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे थे। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 70, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है? फिर वापिस नहीं, राजस्थान में नहीं होता है। तो इसके अंदर देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, इसका भी बनास नदी दे रखा है। ऑप्शन ए के अंदर अपने बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, ये राजस्थान के अंदर ही है। बाणगंगा का बैराट से होता है, ये जयपुर के अंदर है। उसके बाद में काली सिंध नदी, काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास, ये एमपी के अंदर है। और पूछा क्या गया है? राजस्थान से नहीं होता है। तो इसके अंदर अपना सी आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी के बारे में भी जान कर लेते हैं। बांडी नदी,
बांडी नदी का उद्गम होता है सामोद से। सामोद जयपुर जिले के अंदर है। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या 71। वो वापस से राजनीतिक विज्ञान का आ गया कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मंत्री परिषद के बारे में कि मंत्री परिषद के बारे में एक अपने 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। इसके अंदर यह प्रावधान किया गया था कि विधानसभा की सीटों का 15% ही मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। कितने? 15%। विधानसभा सीटों के 15% ही मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। अपने टोटल सीटें हैं 200 विधानसभा की। टोटल सीटें कितनी है विधानसभा की? 200। तो इसका 15% कितना हो गया? 30। तो अपने ऑप्शन सही क्या हो गया? ऑप्शन संख्या सी, 30 सदस्य। अधिकतम 30 सदस्य मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन संख्या 72 के ऊपर। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना, सबसे पहला राजस्थान के अंदर सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहां खोला गया? यह है अपने लाखेरी बूंदी के अंदर। सबसे पहला कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 में खोला गया। 1917 से यहां पे उत्पादन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में अगर गोटन देखें तो गोटन सफेद सीमेंट के लिए है। गोटन के अंदर जेके सुपर सीमेंट का कारखाना है यहाँ पे। तो अपने पूछा गया है सबसे पहला सीमेंट कारखाना, तो वो लाखेरी के अंदर है, ऑप्शन सी। उसके बाद में आते हैं अपना प्रश्न 75 ज्योग्राफी संबंधित है। प्रश्न संख्या 75 ज्योग्राफी का। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंध सही नहीं है? सही संबंध नहीं है, जलवायु से सही संबंध नहीं है, वापिस नहीं। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ही देख लो, शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु कहाँ पाया जाता है? पश्चिम राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र के अंदर। ये क्षेत्र है शुष्क जलवायु का। और इसके अंदर ऑप्शन क्या दे रखे हैं? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो अपना सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन संख्या ए, क्योंकि इसके अंदर होता है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। अब इसके बाद में अगले वाले प्रश्नों पे चलते हैं। तो अपने अगले वाला अपने सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न 81%। प्रश्न संख्या 81। 81वां प्रश्न क्या बोलता है? देखो, प्रश्न संख्या 81 में बता रहा है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस साइड से किस साइड की तरफ है? दिशा के आधार पे। इसके अंदर पहला दे रखा है ऑप्शन दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये दिशा हो करो, ये अपने उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। अरावली की दिशा कैसे है? ऐसे। किस तरह से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल ये गलत हो गया। दूसरा वाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन संख्या बी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली की दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या 82 के ऊपर।
कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान, 56 का मैदान पाया जाता है अपने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर। इसके अंदर माही नदी, इसमें माही नदी बहती है अपने। कौन सी नदी? माही नदी बहती है 56 के मैदान के अंदर, जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में आते हैं अपने क्वेश्चन संख्या 84 के अंदर। 84 में क्या बोला गया है? वापस जनगणना से क्वेश्चन, लगातार 3-4% जनगणना से पूछे गए डायरेक्ट, कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है, और ये प्रतिशत है 11.26%। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। उसके बाद में आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला वाला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87। 87 के अंदर क्या बोलता है कि भारत के बाजरा उत्पादन में, कौन सा? बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहले तो पता चले कि बाजरा कौन सी फसल है, किस ऋतु के अंदर बोई जाती है। बाजरा खरीफ की फसल है, और अब किसान बाजरा की खेती करेंगे ज़्यादातर। और राजस्थान के अंदर बाजरा ही ज़्यादातर उत्पादन होता है। अगर ज़्यादा खेती बाजरा की होगी तो उत्पादन भी बाजरा होगा। और ये भारत के अंदर पहले स्थान पे है, बाजरा के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान के अंदर है। तो ऑप्शन ए सही हो गया इसके अंदर। 88 के अंदर आते हैं। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी? प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना भरतपुर जिले के डीग के अंदर हुई थी। कहाँ पे? भरतपुर जिले के डीग के अंदर 1904 के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन डी सही होगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 के अंदर क्या बताया गया है? राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है गंगा नहर परियोजना। यह है गंगा नहर परियोजना, 1927 के अंदर बनाई गई थी, महाराजा गंगा सिंह द्वारा। महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई थी 1927 के अंदर। और ये राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना है। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। उसके बाद में गुड़गांव नहर, जिसको यमुना नहर परियोजना भी कहा जाता है। फिर भांकड़ा नांगल परियोजना है। उसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन राजनीति विज्ञान से संबंधित है। क्या बोलता है प्रश्न? प्रश्न बोल रहा है कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में, किसको? लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो उस समिति का गठन किया गया था नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में। नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में 2014 के अंदर कमेटी का गठन किया गया लोकायुक्त के पद को प्रभावी बनाने के लिए। लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो 5 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें जो पहले हो वो माना जाएगा। उसके बाद में अपना प्रश्न क्वेश्चन संख्या 98। क्वेश्चन संख्या 98 क्या बोलता है? क्वेश्चन संख्या 98 में बताया गया कि जनगणना से, इस पर पेपर के अंदर जनगणना से लगभग 5% आए हैं, 4-5% के लगभग आए हैं, और जनगणना से आए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? और इसकी महिला साक्षरता दर, राजस्थान में महिला साक्षरता दर है 52.12%। 52.12%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 100। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान
खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है और राजस्थान के अंदर 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और इसके अंदर ऑप्शन सही होगा अपने बी। और इसी के साथ सामान्य ज्ञान के पेपरों का जो आंसर की थी वो कंप्लीट हो गई और अगली बार डालेंगे टाइम के अनुसार।